नमस्कार, मेरा नाम है चार्ली और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज एक नया सेगमेंट लेकर आया हूँ आपके लिए और इस सेगमेंट में एक बहुत बड़ी शख्सियत का, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ और उस इंटरव्यू से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आएगा ये देखने में। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनके बारे में मैं बता दूँ आपको कि आज हमारे साथ हैं एक बहुत बड़ी हस्ती जिन्हें सुनकर दुनिया है हंसती। करेंगे इनसे बातें चार। लेट्स गिव इट अप फॉर आरजे रघु रफ्तार। अच्छा लिखा है, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। तो गाइस, ये हैं आरजे रघु रफ्तार। इन्हें आप सुनते होंगे लखनऊ शहर के महा रेडियो फीवर 104 FM पर और इससे पहले भी ये काफ़ी जगह पे सेवाएं दे चुके हैं। अपनी जुबानी बताएंगे अपनी कहानी। तो सबसे पहले परंपरा के हिसाब से सर आपसे पहला सवाल जी, जो पूरी दुनिया के लोगों ने आपसे इनबॉक्स में घुस कर आपसे पूछा होगा, पूछ कर आपसे परेशान कर दिया होगा, आरजे कैसे बनते हैं? अरे यार ये सर एक ऐसा सवाल है जो आरजे का जो लाइफ टाइम मतलब उसका पीछा नहीं छोड़ती है, लोग पूछते ही रहते हैं। तो आज आप बता ही दीजिए। ये इसका जवाब एक कुआं है, आप जितना गहरा उतरेंगे उतरते चले जाएंगे। तो सिंपल सा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप एक अच्छा श्रोता बनिए। सुनने का अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, अगर आप बहुत पेशेंस होकर सुनते हैं, चीज़ों को ग्रैब करते हैं, तो आप एक अच्छे वक्त रेडियो पे क्या होता है बोलते हैं ना पर लोग तो सारा थोड़ा ये आपको गानों में खोना आना चाहिए। कौन सा गाना किसका है, कहाँ पर कौन सी बीट आ रही है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या बज रहे हैं, थोड़ा डिटेल में सुनिए, गानों को डिटेल में सुनिए और लोगों की बातों को डिटेल में सुनिए। सिंपल। ज़रा अपनी रेडियो जर्नी के बारे में बता दीजिए। आपने कहाँ से शुरू किया और यहाँ तक पहुँचने में आपने कितने पापड़ बेले या कितनी आसानी से हो गया सब कुछ, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। शुरुआत ऐसी रही कि मुझे शुरुआत में रेडियो सुनना बहुत पसंद था। घर में रेडियो एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया था। तो रेडियो छोटा सा रेडियो था जिसको मैं सुना करता था और रात में सोते वक्त उसको कान में लगाता था। और तब प्राइवेट FM नहीं थे, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, उस पर रेडियो प्लेज आया करते थे। जो वो रेडियो प्ले पैकेज जब मैं सुनता था पीछे, तो राजा और महाराजाओं की आवाज़ और वो पीछे और पूरा उनका साउंड इंजीनियर्ड पूरा जो एक पैकेज सुनाई देता था, तो एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में ले जाता था। तो मुझे वो हमेशा से अट्रैक्ट करने लग गया। उसके बाद मुझे फिर टेलीविज़न पर कुछ एडवर्टीजमेंट अट्रैक्ट करने लगे, सह प्रायोजक, घड़ी डिटर्जेंट केक, इस तरह से। तो मुझे लगा यार ये इनको पैसे तो मिलता होगा, ये फ्री में तो काम नहीं कर रहे। तो वहाँ से थोड़ा सा ठनका। वीडियो में नाम आया जिन ब्रांड्स का, पैसा पैसे भिजवा देना घर पे, बता रहा हूं, वरना कट कर दूंगा क्लिप में यहीं पे। तो आया कि यार ये लाजवाब है। तो कुल मिला के रेडियो भी ऑडियो से ही निकला। तो आवाज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया, आवाज़ों ने मुझे बड़ा खींचा अपनी तरफ। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, प्राइवेट FM का दाखिल होना ज़िंदगी में। फिर जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में 104 वो बोलने से लेके you're listening 104 वहाँ पर आया, आप सुन रहे हैं 104 फीवर 104 FM, वो उस तरह से आया। तो लगा कि यार ये थोड़ा स्टाइल अलग है और मुझे अपने आवाज़ को रिकॉर्ड करना, उसे फिर सुनना वो पसंद भी था। फिर पता लगा मास कम्युनिकेशन कुछ एक सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस होने के बाद वहाँ पर जो रेडियो लैब था, रेडियो लैब कंस्ट्रक्ट किया एक कैंपस रेडियो में बोलकर, जो हमारे HOD थे धर्मेंद्र सर जी। तो उन्होंने बोला कि क्या ये पॉसिबल है, विदाउट फ्रीक्वेंसी कोई रेडियो होता है? हाँ, विदाउट फ्रीक्वेंसी रेडियो नहीं होता, बट विदाउट फ्रीक्वेंसी एक रेडियो जॉकी तो हो सकता है। वाह वाह। तो रेडियो के फ्रीक्वेंसी ना होने के बावजूद उस कैंपस रेडियो, मेरे कॉलेज का नाम था लिंगियास ललिता देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस, काफ़ी लंबा नाम, LLDMS फिर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे। तो उसका नाम हमने फिर रेडियो लिंगियास कर दिया। लिंगियास यूनिवर्सिटी भी है जो कि उसका एक कॉलेज एफिलिएटेड है IP यूनिवर्सिटी से। पैसे भिजवा देना, पैसे पहुंचा देना जी। तो जब वो रेडियो लैब के दरवाजे खुले मेरे लिए सेकेंड ईयर में, तो लगा ये कुछ अच्छा है। फिर एक RJ हंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ कॉलेजेस में। देयर 70 पार्टिसिपेंट्स, एग्जैक्टली 70 पार्टिसिपेंट्स अमंग ऑल द कॉलेजेस, जितने भी मास कॉम के थे, बीट IP लिंगियास और भी प्राइवेट कुछ थे। तो उनका एक जगह कंपटीशन होता है।
तो उस दिन मैंने अपना नाम लिखवाया था कि मैं देखता हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या मैं सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहा हूँ। और एक बात और सबको ध्यान रखनी चाहिए कि कितनी बार हमको लगता है सबको बच्चन बनना होता है ना, लेकिन क्या आप सच में उस काबिल हैं या नहीं है। तो ये अपने आप से एक बहुत ही कड़वी सच्चाई में कहूँगा कि इससे आप रूबरू ज़रूर होइए एक बार। अगर आपको लगता है कि ठीक है अच्छी है तो आप फिर चलिए, क्योंकि वरना फिर आप इतना समय ज़ाया कर चुके होते हैं। तो लगा कि देखते हैं कि मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने अपने आप को रजिस्टर किया। रजिस्टर के बाद में देवर 3 राउंड्स। 3 राउंड के बाद में पहले राउंड जब क्लियर हुआ तो मैं अपने साथ वैसे ही अपने आप को एक विनर का टाइटल दे चुका था। मुझे लगा यार जीत गया मैं आज तक जितने भी एग्जाम दे के आया हूँ ना, मान के चलता था कि मैं फेल हूँ। ये अपने आप को विनर घोषित करके आते थे। वाह। तो मुझे लगा यार ये हो तो गया उनका, यार 70 लोगों में से पहला राउंड क्लियर कर दिया। तो मैं आई वॉज हैप्पी। आई वॉज वेटिंग फॉर द सेकेंड राउंड, बट मैंने कहा ठीक है देखते हैं सेकेंड राउंड में क्या होता है। मेरा मकसद जीतने का नहीं था। मेरा मकसद किसी उस कंपटीशन को जीतना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ अपना लेवल जानना था कि मैं कितने पानी में हूँ। सेकेंड राउंड जब हुआ फिर मैं सेलेक्ट हुआ फर्स्ट राउंड, मतलब आखिरी राउंड के लिए। तो खुशी का ठिकाना नहीं था। तो मुझे जज याद है उस दिन थे। हाँ, एक और मोटिव ये था, अच्छा उस दिन मोटिवेशन कौन मिला मुझे? मोटिवेशन मिला मुझे अपार शक्ति। अपार शक्ति उस दिन जज थे। बॉलीवुड कनेक्शन अपार शक्ति खुराना। हाँ, तो ये इनका पहले रेडियो कनेक्शन था। उनके भैया, उनके भ्राताश्री बड़े भाई आयुष्मान खुराना। फिल्म रिलीज हुई है कल। उनके भ्राताश्री के नाम नहीं बताऊंगा वरना पैसे देने पड़ेंगे। बता सब पहुंचे। तुम तो मीरो ना। अपार शक्ति को मेरी बातें पसंद आई, मेरा बोलने का स्टाइल पसंद आया। उसके बाद अनाउंस होता है फर्स्ट प्राइज। उन्होंने बोला राघव। 10 सेकंड तक मेरा कान सुन था। मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने कहा ये या तो गलती हुई है या कुछ हुआ है अलग। मेरी बॉडी ने रिएक्ट ही नहीं किया। फिर लोगों ने ताली वाली बजाई तो लगा उस दिन वो तो पहली बार मैं इतनी तालियों में गड़गड़ाहट सुन रहा था। अपार शक्ति हाथ में ट्रॉफी लेके खड़े हुए थे। गिफ्ट हैम्पर था, उसके अंदर बहुत सारा मेकअप वेकअप का सामान था। खैर वो तो मैंने गिफ्ट कर दिया था। जिधर जाना चाहिए था उधर, क्योंकि वो मैं क्या जिधर जाना चाहिए था इस लाइन पे और कीजिएगा। ठीक है, और कीजिएगा इस लाइन पर जिधर जाना इसके बारे में तो बैठेंगे तो बात करेंगे। तो अगले एपिसोड में इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल। तो अपार शक्ति की मुझे याद है वो बड़ी सी स्माइल, लाउड लाफ्टर, इज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। तो उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारा बोलना बहुत पसंद आया एंड ग्रेट यार, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। फिर तो जब फर्स्ट प्राइज आ गया था तो मैंने तो फिर तो डिसाइड करना ही था कि मुझे अब यही करना और कुछ करना ही नहीं है। फिर अपार भाई मौका मिला कुछ महीने बाद, ये सौभाग्य रहा कि उन्हीं के स्टेशन में मुझे इंटर्नशिप समहाउ मुझे वहाँ पर मिली। तो अच्छा रहा, उनके साथ में सीखा। माय सीनियर मेंबर्स में से एक और हैं आरजे लकी, जो अभी दिल्ली फीवर में है। उनका बड़ा योगदान रहा। उनको मैं बहुत क्लोजली देखता था, वो कैसे फीडर्स के साथ में खेलते हैं। माइंड ब्लोइंग। डब गुरु लकी सर्च करना, डब गुरु लकी सर्च कीजिएगा। उनके साथ उन्हीं का नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रही हैं जी, डब गुरु लकी। उनके काफ़ी वीडियोस वायरल भी होते हैं। बहुत ही अच्छे टैलेंटेड वो, मतलब क्या मिमिक्री करते हैं। तो उनसे उन सब लोगों से मिलकर लगा कि यार बहुत टैलेंट है यार लोगों में। मेरे में तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत टैलेंट भरा हुआ है लोगों को। बस ये है कि आपको चैनलाइज करना आना चाहिए। आपका टैलेंट चैनलाइज हो जाता है तो आपका काम बन जाता है। तो वहाँ से फिर मेरे कनेक्शन बने। देन मेरा मास कॉम कंप्लीट हुआ। और राहुल माकिन ऑल्सो, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा, राहुल माकिन जी। उनके शो में तो मैं 11 बजे तक बैठा हूँ। जब आखिरी मेट्रो दिल्ली की जब रन होने लगती तो मुझे 10:55 10:50 कुछ याद है। उसके बाद से फिर वो मेट्रो नहीं मिलती थी नोएडा फिल्म सिटी से। प्यार का पंचनामा फीवर एफएम पर आता है, बहुत फेमस है वो शो जी मेरे जस्ट। और हाँ, ये कितनी अच्छी बात है, जब मैं फीवर में आया तो मेरे शो के जस्ट बाद राहुल माकिन सर का शो था। तो आप, मुझे भी याद है ना, मैं सुनता हूँ। हाँ, तो मैं एक वक्त था जब उनके शो में बैठता था और वो किस तरह से बात करते हैं मैं वो देखता था। उनके फोन लाइन्स अटेंड करता था। आप उनसे आगे आ गए, आपका शो उनके शो से पहले आता है। उनसे आगे मैं कभी नहीं आ सकता। वो सब मेरे जोक्स अपार्ट। हाँ, जोक्स अपार्ट। खैर, तो ये रहा मेरा सफर। उसके बाद इंटर्नशिप जब पूरा हो गया तो ग्रेटर नोएडा मेरा पहला
उसका रेडियो का वो था कि यार अभी इसको करना है, बट कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, कमर्शियल में जाना है तो कम्युनिटी का ठप्पा नहीं लगना चाहिए। ये मैं बहुत फ्रैंकली बताना चाहूँगा और क्लियर करना चाहूँगा लोगों को, जितने भी हो सकता है इस वक्त कम्युनिटी रेडियो के आरजेस मुझे सुन रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने 2.5 से 3 साल सर्व किया है कम्युनिटी रेडियो, तो 2.5 से 3 साल तो ठप्पा ही हुआ फॉर दैट, जो कहते हैं ठप्पा, जो मेरे को बोला जा रहा था और जिससे मुझे डराया जा रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड। तो आपको, वही मैं कह रहा हूँ, आपको आना है तो आप आओगे, चैनलाइज करिए आप, चैनलाइज करिए आप। तो ठप्पा तो लगा है, बिल्कुल लगा है, और उस ठप्पे से मुझे ना कोई शर्म होती है ना ग्लानी होती है। प्राउड होता है मुझे कि मैंने कम्युनिटी रेडियो में भी काम किया, और कम्युनिटी रेडियो में काम करना वो अनदर लेवल एक्सपीरियंस। एक कम्युनिटी के बीच में कम्युनिटी के लिए काम करना, उन्हीं के लिए स्पेशली शो डिज़ाइन करना, जो ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी नहीं होता है बट उनके लोकल वाइज इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए। तो हर जगह टैलेंट भरा हुआ है, और आप कहीं भी रहें, बस अपना एक फ्रेग्रेंस है जो आप महकाते रहें, मेरे ख्याल से बागीचा बनता रहेगा। तो कम्युनिटी रेडियो से आप फिर आगे कैसे? कम्युनिटी रेडियो से फिर क्योंकि मेरे कनेक्शन अपार शक्ति भाई से और लकी भाई, राहुल माकिन भाई, सबसे टर्म्स अच्छे थे। इनके शो में मैं काफ़ी बार, जैसे मैंने योगदान दिया ही हुआ था, तो मैं उनसे टच में रहता था कि कहीं पर होगा तो बताइएगा। तब तक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं था कि मैंने उनके लिए छोड़ रखा है कि कभी हो तो मैं आराम करूँ, नहीं। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द अपॉर्चुनिटी। और लोग बोलते हैं कि लकी रहे आप, लकी ये हुआ ये हुआ, नहीं। लक इज़ जस्ट मीटिंग द अपॉर्चुनिटी, और आपकी तैयारी अगर है तो आपका वो लक हो जाता है। तो मैं तैयार था, तो उस कम्युनिटी रेडियो को मैंने इस तरह से भी लिया कि मैं यहाँ पर तैयार रहता हूँ और मैं तैयारी करता हूँ खुद की। पैसे मिल रहे हैं ठीक है, बट यहाँ पर शायद जैसे कॉलेज में मैं पैसे दे रहा था सीखने के लिए, यहाँ पर मैं पैसे ले रहा था सीखने के लिए। तो उस तरह से मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ था, और लगा कि जैसी ही अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं रफ्तार पकड़ लूँगा। तो आया कि 3rd फेज़ रेडियो का खुल रहा है, एंड फीवर एफएम उत्तर प्रदेश में अपने पाँव जमाने वाला है, एज अ रेडियो नहीं, महा रेडियो। तो कानपुर वॉज द स्टेशन जिसके लिए मैं चूज़ किया गया। थोड़ा लेट तक पहुंची मुझ तक खबर, लखनऊ में ऑलरेडी लोग फुल हो गए थे, तो लगा, तब भी मुझे लगा कि यार राजधानी लखनऊ मिलता तो क्या। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जब कहीं पर भी मिले, वो शायद आपका एक सफ़र होता है, आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो जो आ रहा है आप ऐसा स्वीकारिए, और हाथ जोड़ के और मुस्कुराते हुए और काम करते रहिए। कानपुर में, और मैं तो अब सोचता हूँ कि कानपुर ना गया हो तो क्या ही बात थी। कानपुर ने जितना प्यार दिया है मुझे, बहुत प्यार दिया है। कानपुर अगर मुझे देख रहा है तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। कानपुर टू लखनऊ फिर आना, उसके बाद में कानपुर रहते रहते बरेली, गोरखपुर, इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया उसको होस्ट करना। देन लखनऊ आने के बाद में काफ़ी दिनों तक मैंने 7 शहर होस्ट किए, इंक्लूडिंग कानपुर ऑल्सो, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज, और क्या रह गया, कोई रह गया, अलीगढ़। यस, ये सब मज़ेदार था सफ़र। बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे इवेंट्स किए, लोगों के बीच में गए, म्यूज़िक, डांस, बातें, बहुत कुछ है। बहुत से लोग आपको रियलिटी शो रोडीज वाला रघु समझ लेते हैं। मुझे भी शुरू में कन्फ्यूजन हुआ था कि आप कहीं वो रैपर रफ्तार तो नहीं हो। तो आज आप जरा इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर खुलासा कर दीजिए कि ये रघु रफ्तार असल जिंदगी में कौन है। पहला वो डाउट ही क्लियर करूंगा मैं। ये मेरे पास में भी काफ़ी सारे डाउट आए थे जब शुरुआत में मैं आया, तो लोगों को लगा कि ये रोडीज वाला रघु है, क्योंकि रघु नेम ने ऑलरेडी एक फेम हासिल कर रखा था। कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि आप क्या रफ्तार के बड़े फैन हैं इसलिए आपने अपने आगे रखा। अच्छा, रघु तो मेरा नाम था ही, है ना, तो क्या आप रफ्तार के ज़्यादा बड़े फैन हैं इसलिए आपने नाम के आगे रघु रफ्तार जोड़ा? तो ऐसा भी नहीं है, बस यही था कि मैंने बोला ना कि थकी रुकी ज़िंदगी का प्ले बटन है और रफ्तार पकड़नी थी, ड्राइव टाइम शो था। और ये भी एक मकसद था कि पूरे दिन में जो सबसे जो न्यूज़ छूट जाती है, तो मैं रफ्तार के साथ में लोगों को बताऊं कि क्या हो गया पूरे दिन में। जब आप बिजी थे, आप अपने ऑफिस में बिजी थे, तो क्या कुछ हुआ। और मान लो बीट, क्रिकेट, फिल्म, म्यूज़िक, जो कुछ भी आया पहला मैं ब्रेक करूं, ये मेरी हमेशा से एक मंशा रही है, एक मोटिव रहा है। तो असल ज़िंदगी में रघु रफ्तार, देखिए, जो आपको रेडियो में सुनाई देगा वो काफ़ी अलग है, और जब आप मुझसे मिलेंगे तो आप शायद ढूंढेंगे उसे, आपको लगेगा कि 1 मिनट क्या ये वही रफ्तार है, वही तेज़ी जो हमने रेडियो पे सुनी है।
देखिए मैं माइक पर बैठता हूँ तो मैं कुछ और होता हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मैं नकली हो जाता हूँ, बट उधर मैं एक परफॉर्मर भी होता हूँ, है ना। तो एक आरजे को एक रियल कनेक्शन बनाना आना चाहिए, साथ में एक परफॉर्मर भी होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ गानों के साथ में, और गाने भी ऐसे जो हाई टेम्पो के गाने हैं, तो उसमें मेल जोल करके जब मैं आता हूँ तो मैं एक डीजे भी हूँ, मैं लोगों को नचा भी रहा हूँ। हो सकता है कोई मुझे सुनकर वॉल्यूम बढ़ाकर नाच रहा हो सकता है कोई गाड़ी में मुझे सुन रहा हो और खुशी खुशी घर जा रहा हो, तो मैं उस समय एक डीजे भी हूँ। एक प्लेलिस्ट है मेरे पास में जो लोगों को पसंद है, तो जो आपको अपने हिसाब से, अभी जैसे आपको मुझे इंटरव्यू के लिए चाहिए तो मैं अभी वैसा बन गया हूँ, है ना। तो मैं एक पनीर हूँ, तो जहाँ पर जिस तरह से ज़रूरत होती है मैं कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पनीर टिक्का में बनता रहता हूँ। इंटरेस्टिंग। अच्छा गाइस, एक बात और आपको बता दूं कि इन्होंने भी कहा कि रैपर रफ्तार से इंस्पायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप इनके इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर या फेसबुक पर जाकर चेकआउट करेंगे, रैप बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, वो उसके पीछे की भी एक स्टोरी है। शुरुआत में मैं फ्रैंकली बताऊं तो मुझे रैप पसंद ही नहीं आया था, कभी भी नहीं आया था, बट धीरे धीरे जैसे मैंने सोचा कि नहीं, ये भी एक आर्ट फॉर्म है तो इसको ट्राई किया जा सकता है। और मेरे जो शो को देखते हैं, पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, तो उन्होंने मुझे एक बार बोला कि तुम क्या रैप ट्राई करोगे, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा रफ्तार से है, लोग भी कनेक्ट करते ही हैं, तो अगर रैप करोगे तो रैप यूथ को भी कनेक्ट करता है। तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उनको तब सुना दोबारा ढंग से, उन सबको जितने भी रैपर्स हैं, लगा कि जाना कि और महसूस किया थोड़ा सा कि वो किस साइकोलॉजी में जाके उसे बनाते हैं और कैसे बीट्स के साथ में खेलते हैं, मकसद क्या रहना चाहिए तो रैप का। तो शायद एक क्या कहते हैं, शॉर्ट, क्लियर एंड प्रिसाइज मैसेज देने की कोशिश रहती है हर एक रैप में, एक अच्छे रैप में। तो मैंने इसको वीकली शुरू किया, एक कोई ओकेजन आया तब मैंने शुरू किया। द फर्स्ट रैप मुझे याद है रक्षाबंधन का जो मैंने किया था। अच्छा, ये भी चैलेंज था, रक्षाबंधन पे अब तक गाने सुने, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो मुझे लगा इस पे तो इतना स्वीट गाना बना है और वो स्वीट जेस्चर भी है। रैप पूरा ही हार्ड हिटिंग हो जाता है, अप बीट्स एंड ऑल, और उसमें शब्दों का तेज़ रफ्तार में जाना, तो कैसा लगेगा, अब तक आया नहीं। तो यस, कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री तक तो नहीं पहुंचा, बट जो भी प्लेटफॉर्म था मेरे पास में, जो भी आप लोगों का साथ और जो ऑडियंस थी, वहाँ तक मैंने पहुँचाने की कोशिश की। मैंने रैप लिखा, वो चैलेंजिंग था, लेकिन जब लिख गया तो लगा कि अब इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हमारे टीम में एक साउंड मेंबर थे जो साउंड पूरा संभालते हैं, साउंड इंजीनियर, तो उन्होंने उसके हिसाब से वो लिखा। और इसी गाने के लूप को रख के हमने थोड़ा सा और बीच बीच में शब्द डाले थे, तो वो फिर चलता गया, लोगों को अच्छा लगा तो लगा कि ठीक है कर देते हैं। तो ऐसा नहीं था कि मुझे रैपर बनना था इसलिए मैंने किया, जस्ट टू कन्वे द मैसेज, क्योंकि मैं आखिर में एक मास कम्युनिकेटर हूँ, तो जो रेडियो पे मैं करता हूँ। अभी बातों बातों में इन्होंने एक अच्छा रैपर होने के कुछ टिप्स भी बता दिए, अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप आरजे नहीं होते, हाँ, तो दुनिया आपको किस रूप में जानती पहचानती? ये इंटरेस्टिंग है। किस रूप में, ये मैं बता सकता हूँ, उसमें से कोई एक हो सकता था, क्योंकि देखो एक टाइम पर आप एक ही काम करें। मुझे पोइट्री करना पसंद था, मुझे पोइट्री सुनना पसंद था। आपका एक शेर बहुत ही फेमस है, अगर आप हमारे पब्लिक के लिए। अच्छा, हाँ, तो जिस शेर की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो मैंने कब लिखा था, अराउंड 12 के आसपास। तो वही उम्र होती है, प्यार मोहब्बत में आप पढ़ते हैं ना, और जितनी मोहब्बत करने वाले और बाद में फिर जब उनको लगता है कि अरे दाल नहीं गली, क्या जी सुन लीजिए एक पैगाम लाया हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, एक पैगाम लाया हूँ, असलियत इश्क की सरेआम लाया हूँ। वाह क्या बात है। इश्क करके टूटा है दिल मेरा, ओहो, दर्द उसी दिल में तमाम लाया हूँ। क्या बात। तो थैंक यू। ये काफी पीजे मारता है वैसे। हाँ, इनके साथ रह रहे कि मैंने पीजे मारना सीखा है, ये भी बहुत पीजे मारते हैं। देखो, ये भी एक एंटरटेनमेंट का जरिया होता है, कभी आप पीजे सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा, रियल जोक से ज्यादा आपको पीजे में मजा आएगा। हाँ, तो किस रूप में पहचानते, पहला तो ये कि शायर के रूप में लोग वैसे ही पहचानने लग गए थे मुझे, जब कॉलेज डेज में था और स्कूल में था। पेंटिंग मुझे करने का शौक था, तो शायद मैं पेंटिंग में चला जाता, लिखने में जा सकता था। गाने का शौक हुआ था, म्यूज़िक सीखने की पूरी इच्छा रही है, अभी भी है, अधूरी है, और मैं इसे पूरा करूँगा।
जब भी वक्त मिलता है मैं करता हूँ। तो मे बी सिंगर, मे बी पेंटर, मे बी पोएट। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सीरियस सवाल है कि आज के रेडियो में कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है? देखिए आज के रेडियो में अच्छी चीज़ तो ये है, अब तो रेडियो नहीं महा रेडियो हो गए तो फीवर एफएम ये अच्छी चीज़ है। आरजे नहीं महा आरजे हो गए, महा आरजे हमारे साथ तो अच्छी चीज़ तो यही है कि बदलता रहा। पहले का रेडियो अगर आप देखें, आप सुन रहे हैं 104., तो वो सब नहीं रहा। अभी जिस तरह से हम लोग कैजुअल हुए हैं, ये चीज़ अच्छी लगती है। हम फ्रेंडली हुए हैं। ऐसा लगता नहीं है कि हम वहाँ पर जब हम बात करें तो लिसनर्स को ये नहीं लगता है कि कोई और बात कर रहा है, ऐसा लगता है कि हम ही में से एक है। ये चीज़ अच्छी है क्योंकि, और इसका एग्जांपल मैं तब देखता हूँ जब मैं लाइव इवेंट्स करने उतरता हूँ, तो वहाँ पर ज़्यादातर रघु भाई, मतलब नाम के आगे भाई जोड़ने वाले होते हैं, और एकदम फ्रैंकली लोग जब मिलते हैं आपसे तो लगता है कि वो ऑलरेडी ओपन अप है। तो शायद हम रोज़ आके वो दायरा मिटाता हूँ मैं, हम जितने भी आरजेस हैं, अगर जो भी कैजुअल इस वक्त रेडियो जॉकिंग कर रहा है तो हम एक दायरा मिटा देते हैं। क्या कहते हैं, बहुत फॉर्मल जो होता है वो हम ख़त्म कर देते हैं। तो शायद वो पर्सनल एक अटैचमेंट हमारा हो रहा है, ये एक अच्छा पॉइंट है। अच्छी चीज़ जो नहीं लगती मुझे, ये अच्छी नहीं कहूँगा, बट ये थोड़ा सा मन करता रहता है कि जब हम माइक पर बैठ के बात करते हैं तो लगता है, ऐसे लगता है कि काश एक विंडो होती जिससे पूरा शहर ऐसा दिख रहा होता। और शहर तो वैसे भी दिखता है, खिड़की है स्टूडियो में, बट लोगों के एक्सप्रेशन दिख रहे होते हैं सुनते वक्त, जो बाँछें वो खिलती हैं, जो हम छोटे छोटे बोल के निकल जाते हैं, हल्के से जोक्स, हल्का सा गिगल। तो आपका एक सेगमेंट रेडियो पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप रफ्तार सवाल खेलते हैं रेडियो पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैंने भी कई बार ट्राई किया रेडियो पे खेलूं, लेकिन हर बार हार जाता हूँ। आज एक लाइव हो जाए एक बार रफ्तार सवाल जी। ये बहुत आम होता है जब आप इंटरव्यू लेते हैं, तो होता है ना कि सर रैपिड फायर हो जाए जी। रैपिड फायर तुमने रखा तो नहीं है ना? नहीं, अभी नहीं रखा, अभी हम रफ्तार सवाल तक गए। अच्छा ठीक है। रैपिड फायर से हुआ कि मैं अपने शो में लेकर आऊँ, ऑलमोस्ट मैं इसी नाम से इस सेगमेंट को लेकर आने वाला था कि रैपिड फायर करते हैं, हर जगह होता है, मैं भी कर लेता हूँ, बट मुझे लगा कि नहीं, कुछ अलग करते हैं। रैपिड फायर में तो वो सभी कर रहे हैं, करण जौहर भी यही करता है जी, ना बाकी लोग ही करते हैं। तो मैंने इसको सोचा कि एक काम करते हैं, रघु रफ्तार मेरा नाम है, शो का नाम रफ्तार इवनिंग्स है, और सवाल हम पूछते हैं, सवाल के बदले जवाब नहीं देंगे, वो सवाल पूछेंगे। जैसे जब आप किसी से पूछते हैं कि कैसे हो भाई, तो ये ऑटोमेटिक साइकोलॉजी होती है कि हम बोलते हैं कि बढ़िया है। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि सवाल को सवाल से ही एनकाउंटर करना। तो यहाँ से ये आइडिया आया। एक दिन मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, लगा कि देखते हैं खेल के, अच्छा आया तो ठीक है, नहीं तो ड्रॉप कर देंगे। बट खेला, फोन लाइन फुल थी, व्हाट्सएप मैसेज फुल था, तो लगा ये तो चल गया। उसके बाद फिर हमने इसको एक हफ्ते कंटिन्यू किया, लोगों को मज़ा आने लग गया। तो जब इसका जैसे टाइम मेरा 4 घंटे का शो है, तो तीसरे घंटे में जब तीसरा घंटा शुरू होता है तब मैं इसे शुरू करता हूँ। तो इसकी रिक्वेस्ट पहले घंटे से ही आने लगती है। जैसे ही मैं बोलता हूँ कि शाम के 5 बजे हैं और मैं आ गया हूँ आपके साथ में, तो वैसे ही ये शुरू हो जाता है कि मुझे रफ्तार सवाल खेलना। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी रहा क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी को चैलेंज पसंद होता है। तो लगा कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तो शुरू करते हैं अगर खेलना चाहो तो। हाँ बिल्कुल, मैं रूल्स रिपीट कर देता हूँ। रफ्तार सवाल में करना ये है, सवाल के बदले सवाल, नो जवाब। ठीक है? ओके, क्या करना है? सवाल के बदले सवाल, हाँ, नो आंसर। बहुत बढ़िया। तो जिस तरह से अभी सवाल ही आंसर है, जिस तरह से अभी आपने जवाब दिया है, ऐसे नहीं देना है, अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है? तो गेम शुरू होता है अब। मुझे लगा मैं हार गया। गेम शुरू हो चुका है। ओके, मालूम है ना? हाँ बिल्कुल। हार गए? मैंने पूछा आपको, गेम शुरू हो गया, मालूम है ना? ओह शिट, ये इनका फंसाने का ट्रिक है, ऐसे फंसाते रेडियो पे, मैंने बहुत देखा है लोगों को ऐसे फंसते में। तो देखो ये मजा तो आता है, कभी आना तो उधर भी हम खेल लेंगे। ये तो फिर तो दोबारा शुरू कर लेते हैं। आपने ट्राइबल पे आउट कर दिया, तो दोबारा शुरू करते हैं। देखो ट्राइबल खत्म हो चुकी है। ठीक है? ओके, आई एम रेडी। 1 2 3 गो। तो क्या लगता है, हारोगे जीतोगे? आपने खाने में क्या खाया आज? क्या करोगे जानकर? आपने कौन से कलर की शर्ट पहनी है? उधर देख के क्यों बात कर रहे हो? मैं आपको देख के क्यों बात करूं? इधर देख के नहीं बात कर सकते आप। मैं नीचे देखूं, आपको क्या उससे? नहीं बताना चाह रहे, मत बताओ। आप जान के क्या करेंगे? मतलब आप बताइए, आपका क्या मतलब है? हारोगे नहीं, कसम खा के आए हो?
मतलब आपको क्या लगता है कि आप मुझे हरा दोगे? अटक क्यों रहे हो? आप अटकाना क्यों चाह रहे हो मुझे? अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है। इस बार मैं अच्छा खेल रहा हूँ, कंटिन्यू जीत जाओगे, प्लीज। जीत जाओगे। आपको लगता है मैं हार जाऊंगा? मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, तुमको क्यों लग रहा है ऐसा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नहीं जीतूंगा? सेम सवाल नहीं कर रहे, तुम्हें लग नहीं रहा? आपको लग रहा है कि मैं सेम सवाल कर रहा हूँ? वही तो मैंने बोला, फारसी बोली क्या मैंने? मैं आंसर दे रहा हूँ तो आपको मेरा आंसर नहीं दिख रहा इसमें? कब? चलो जाने देते। चलिए ठीक है, गेम इंटरेस्टिंग है लेकिन अच्छा रहा, अच्छा रहा, अच्छा रहा। ही चार्ली बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। थोड़ा सा मैं भी बोल लेता हूँ अभी। हाँ, मेरा बहुत देर से मन कर रहा है। तारीफ हो रही है गाइस, कान और ध्यान दोनों से सुनो प्लीज। कान और ध्यान, हाँ। बहुत ही अच्छा टैलेंटेड लड़का है, दिल का बहुत साफ है, जो भी ये करता है प्लीज़ सपोर्ट करें। बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाले दिनों में लेकर आने वाला है, सजेस्ट करें, अपना भी सजेशन दें, सब मिल बांट के काम होता रहेगा और सब आगे बढ़ते रहेंगे, रफ्तार पकड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी आपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेडियो इंडस्ट्री में करियर बनाने की चाहत रखने वाले न्यू कमर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए यार, न्यू कमर्स को फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत आर्जित हो गए हैं, ठीक है, बहुत आर्जित हो गए हैं। तो जैसे मैं रिटायरमेंट का अनाउंस करूंगा तो आप आ जाइएगा। ऑलरेडी लाइन में हैं लोग, ऐसी बहुत सारे लोग, तो ऑलरेडी जहां पर कम है आप वहां पर जाने की कोशिश करें। बट अगर फिर भी आपको लगता है नहीं यार ये चीज़ मुझे इंस्पायर करती है और मुझे आना है, तो ठीक है, मैं डिमोटिवेट नहीं करूँगा। सिंपल सा फॉर्मूला शुरुआत में मैंने बोला था कि आपको रेडियो सुनना है। आपको जितने भी अच्छे अच्छे एंकर्स हैं आप उनको भी सुन सकते हैं, क्योंकि आजकल रेडियो सिर्फ रेडियो तक सीमित नहीं रह गया। अभी हम सभी लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं दिखाई भी देने लग गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसलिए आपको एक अच्छा एंकर होना ज़रूरी है, एक अच्छा आरजे होना ज़रूरी है, एक अच्छा डीजे होना ज़रूरी है, एक अच्छा एक्टर होना ज़रूरी है। कितनी बार आपका मूड ख़राब होता है, आपको हंसना होता है, आपके पास में कोई सेलिब्रिटी आके बैठ गया तो आप उसको नहीं बता सकते कि मैं घर से लड़के आया हूँ, है ना, या मेरा किसी से झगड़ा हो गया, मेरे पास में ऐसे फ़ोन कॉल आया जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो यू कांट बी हैप्पी ऑल द टाइम। तो कभी कभी आपको एक्ट भी करना पड़ता है। तो बहुत सारी यही सारी चीज़ें, छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, ज़्यादा बड़ी चीज़ों पे नहीं, छोटी चीज़ों पे ध्यान दें। घर में मम्मी पापा से आप कैसे बात करते हैं, दोस्तों से कैसे बात करते हैं। एग्जैक्टली मैं जब रेडियो पे बैठता हूँ तो मेरा पेश यही रहता है, मैं मेरा बात करने का लहजा भी यही रहता है। आरजेश ना बने। आरजेश क्या होता है कि हाय मैं हूँ आरजे रघु रफ्तार आपके साथ में, ये सब नहीं करना है आपको। हाय मैं हूँ आपके साथ में रघु रफ्तार, सिंपल जैसे कि आप बात करते हैं। मैं दोस्तों से भी ऐसी बात करता हूँ, मैं घर में भी ऐसी बात करता हूँ। मम्मी से बोलता हूँ मम्मा एक प्लीज पानी का ग्लास ले आइएगा, मीन्स इस तरह से बी व्हाट यू आर, बी व्हाट यू आर, बी व्हाट यू आर। बाकी होता क्या है कि जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें। अगर आप इंट्रोवर्ट नेचर के हैं तो भी आप इसमें आ सकते हैं। एक बड़ी ये कन्फ्यूजन रहती है कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ बट मुझे माइक पर बोलना अच्छा लगता है और मन है। आप आइए, कोई बात नहीं, क्योंकि स्टूडियो में तो हम अकेले होते हैं, तो इंट्रोवर्ट तो बहुत अच्छा काम करता है ना। बट ये कि हाँ, उसके बावजूद आप अपने दोस्तों से तो खुलिए, आप अपने दोस्तों से मिलिए, XYZ किसी भी चीज़ के बारे में बातें छेड़ दीजिए, लोगों की सुनिए, अपनी बोलने से ज़्यादा लोगों की सुनिए। जब आप लोगों की सुनेंगे तो आप सोचेंगे, आप ये समझ पाएंगे कि लोग सुनना क्या चाहते हैं और लोगों के दिमाग में चल क्या रहा होता है। तो जब तक वो कनेक्शन नहीं बनेगा ना आपका, तब तक बात नहीं बन पाएगी। तो यही है। और बाकी कि कहाँ, अच्छा ये तब क्वालिटीज़ तो आ गई, लेकिन पहुँचे कैसे वहाँ तक। अच्छा होगा, बेहतर मास कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट है, अगर आप उसको पढ़ लें तो आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं थोड़ा पहले से ही कुछ एक टर्म्स से जो भी रेडियो में चलती हैं, कुछ एक चीज़ों से। लेकिन नहीं भी किया आपने, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया, आपने साइंस में भी अब किया, आप डॉक्टर हैं, बाय चांस आप डॉक्टर बन गए और आपका मन नहीं लग रहा और आपको लगता है कि नहीं मुझे बोलने में जाना है, तो बहुत सारे मैं ऐसे आरजेस को जानता हूँ जो इंजीनियर बनने के बाद भी आए हैं, लॉयर बनने के बाद भी आज आरजे बने हुए हैं और अच्छे आरजे हैं। और लॉयर तो खैर अच्छा आरजे हो ही सकता है है ना, वन ऑफ द क्वालिटीज़। तो ये सारी चीज़ें प्लस एक अच्छे रेडियो स्टेशन में एक इंटर्नशिप और एक अच्छे रेडियो स्टेशन को सुनना और अच्छे अच्छे रेडियो जॉकीज़ को, उनके शोज़ को हमेशा उसके क्लोज रहना कि वो क्या करते हैं, किस टॉपिक पे, करंट अफेयर्स पे क्या कुछ चल रहा होता है और किस तरह से वो रेडियो पे। सबसे पहली बात, ना आप इस पाले में होते हैं ना आप उस पाले में होते हैं, ये बात ध्यान रखें। लोग किसी पाले में ना पड़े, बैलेंस रहेगी, आपको किसी की साइड नहीं लेगी, आप ए पे भी नहीं है, बी पे भी नहीं है, न्यूट्रल रहना है। यस। अच्छा, अगर ऐसा कहें कि बचपन में बहुत बोलने की वजह से आपको पनिशमेंट मिलता है,
लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो बहुत बोलने की वजह से आप पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल क्या कमा सही बात है? बिल्कुल सही बात है। मेरा नाम मोस्ट टॉकेटिव स्टूडेंट में रहा है। बोर्ड पे मेरा नाम इतना लिख दिया जाता कि मिटाने के बाद भी वो दिख रहा होता था कहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से रहा, बट मैं इंस्पायर नहीं कर रहा ऐसे लोगों को क्लास में बातचीत करने के लिए, क्योंकि आप बात करेंगे तो बहुत लोग डॉक्टर बनने की तैयारी भी कर रहे होंगे तो वो डिस्टर्ब होंगे, तो ज़्यादा बात ना करें। सही बात। लेकिन अगर आपके अंदर बात करने की इतनी चाहत है और देन गो अहेड है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जाते जाते आपकी वो सिग्नेचर लाइन, आई डोंट नो कि आप लोग ये मॉर्निंग में देख रहे हैं, आफ्टरनून में देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, बट फिर भी लोगों को पसंद आता है। अच्छा, ये भी मैं बता देता हूँ, इसके पीछे भी किस्सा है। व्हेन आई वाज इन कानपुर, आई वाज होस्टिंग माय ड्राइव टाइम शो। करीब वही क्लोज करने के उस पर आ गया था मैं शो, और बारिश शुरू हो गई थी। खिड़की से बारिश दिख रही थी। लोगों ने बोला कि बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो गया वो करके। तो मैं थोड़ा सा अपना गानों के बीच में जब हम बोलते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा स्पेस होता है, तो मैं गया, मैंने खिड़की खोली, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो अचानक से दिमाग में यार, मैं अगर इस मौसम को अगर कनेक्ट करते हुए लोगों को कनेक्ट करूँ तो कैसे क्या कुछ करूँगा। तो बहुत ज़्यादा प्यार सा उमड़ा, तो शहर को लेकर बड़ा प्यार सा उमड़ा। तो उस दिन 1 घंटे तक, जो मेरा बचा हुआ 1 घंटा था, मैंने हर बार जब भी कुछ भी बोला उसके आखिर में मैंने गुड इवनिंग मैं उस वक्त तक बोलता था, और आखिर में मैंने बोला गुड इवनिंग मेरी जान। तो वो जो फील था बारिश वाला, वो एक रुमानियत, थोड़ा सा गहराई में जाकर और बहुत ही लो, हाँ वो पूरा एकदम कानपुर मेरे अंदर आओ, कानपुर मेरे अंदर आओ, मानसून मेरे अंदर आओ, वो बारिश की बूंदें मेरे अंदर आओ, उसके बाद में गुड इवनिंग मेरी जान। ये जब निकला तो मेरे पास में कॉल आई, मैंने कहा सर ये जो आखिरी में आपने जो बोला था ये बहुत अच्छा लग रहा था, मैं गाड़ी में सुन रहा था। मैंने कहा अच्छा ऐसा कुछ है कि हाँ, कि वो प्लीज़ बोलिए। तो फ़ोन पर लोगों ने सुना मुझे। मैंने कहा जब फ़ोन पर वो लोग मुझे रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं तो ठीक है ना, इधर बोलते हैं ना। तो उसके बाद तब से लेके आज का दिन है, मैं जब भी जाता हूँ, जब भी कोई भी बात करता हूँ, XYZ, मैं आखिर में ये ज़रूर बोलता हूँ, गुड इवनिंग मेरी जान, टेक केयर। तो गाइस, ये थे हमारे साथ फीवर FM लखनऊ के मशहूर, कह सकते हैं यूपी के बहुत ही रिनाउंड RJ रघु रफ्तार, जिन्हें आप सुनते हैं रोज़ाना शाम 5 से 9 रफ्तार इवनिंग्स में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, हमें समय दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम हाथ नहीं मिला सकते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, आपने अगर कुछ सीखा इस वीडियो से, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको फैला दीजिए जैसे वायरस फैल रहा है आजकल। बाय। पीछे खत्म कर दो अपने। ठीक है, बढ़िया।